आज का हमारा टॉपिक है परमाणु एवं अणु। किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे विभाजित न किया जा सके, तोड़ा ना जा सके, वो परमाणु होता है। और बहुत सारे परमाणु जो होते हैं वो मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं, और ये अणु आगे मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो पदार्थ इनकी उच्चतम अवस्था है। पदार्थ जैसे वे सभी वस्तुएं, वे सभी चीज़ें जो अपना द्रव्यमान रखती हैं या स्थान गिरती हैं, जिनका द्रव्यमान यानी कि मास होता है, और जो स्थान गिरती है यानी कि एरिया होता है, वे सभी पदार्थ होते हैं। अब हम जानते हैं कि जिसका द्रव्यमान हो और एरिया हो, वो वॉल्यूम भी होगा उसका। तो जिसका द्रव्यमान होता है, क्षेत्रफल होता है, वो आयतन होता है, वो पदार्थ होता है। पदार्थ कहो या द्रव्य कहो, यह प्रकृति में विभिन्न अवस्थाओं में हमें प्राप्त होता है। जैसे पदार्थ हमें सामान्यतः 3 अवस्थाओं में प्राप्त होता है, और कुछ अवस्था इसकी जो है वो मानव द्वारा निर्मित है। जैसे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था में सामान्यतः हमें ये पदार्थ देखने को मिलते हैं, जबकि प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और फर्मेट आयन कंडेंसेट, ये जो अवस्थाएं हैं, ये मानव द्वारा निर्मित है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, फर्मेट आयन कंडेंसेट, FIC, ये कुछ इस पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। अब पदार्थ के गुण देख लेते हैं। पदार्थ के गुण होते हैं आकार, आयतन, कणों के बीच की दूरी, आकर्षण बल, घनत्व, संपीड्यता और विसरण। हम देखते हैं कि अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में आकार निश्चित होता है। ठोस का आकार कैसा होता है? निश्चित। द्रव का आकार कैसा होता है? अनिश्चित। गैस का आकार कैसा होता है? अनिश्चित। अगले गुण की बात करें, आयतन, तो ठोस का आयतन कैसा होता है? निश्चित। द्रव का आयतन कैसा होता है? द्रव का आयतन भी निश्चित होता है। गैस का आयतन अनिश्चित। कणों के बीच की दूरी ठोस में निश्चित होती है। न्यूनतम। ठोस में कणों के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। द्रवों में मध्यम होती है, यानी कि ठोस की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और गैसों के अणु में कणों के बीच की जो दूरी होती है वो अत्यधिक होती है, अधिकतम। जो ठोस के अणु होते हैं उनके मध्य आकर्षण बल अधिकतम होता है। आकर्षण बल अधिकतम होने की वजह से ही इनका आकार निश्चित हो पाता है, क्योंकि ये ठोस अवस्था है। आकर्षण बल मध्यम हो तो द्रव, आकर्षण बल गैसों में न्यूनतम होता है, इसलिए इसके अणु एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होते हैं। घनत्व जो होता है इसका, ठोसों का घनत्व अधिकतम होता है, यानी कि कम क्षेत्रफल में अधिक द्रव्यमान होता है। यह इसका मध्यम होता है द्रव में, और गैसों में न्यूनतम होता है। एकांक क्षेत्रफल में जो द्रव्यमान होता है वो काफ़ी कम होता है ठोसों की तुलना में और द्रवों की तुलना में। संपीड़ितता यानी कंप्रेस करने की जो पावर होती है, मतलब ठोसों को कंप्रेस नहीं किया जा सकता बहुत ज़्यादा, तो इसमें न्यूनतम होती है संपीड़ितता का गुण ठोसों में। द्रवों को कंप्रेस किया जा सकता है और गैसों को सर्वाधिक कंप्रेस किया जा सकता है, अधिकतम कंप्रेस किया जा सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि कुछ उदाहरण भी हैं गैसों के, कि CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। विसरण, ठोसों में विसरण का गुण न्यूनतम होता है, द्रवों में मध्यम, गैसों में अधिकतम होता है। घनत्व, ठोसों का सर्वाधिक, उससे कम लिक्विड का, उससे कम गैस का। संपीड़ितता, सॉलिड में सबसे कम होती है, लिक्विड में उससे ज़्यादा, और गैसों में सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा हम गैसों को कंप्रेस कर सकते हैं। इसका एक अपवाद हमको, एक्सेप्शन हमको देखने को मिलता है कि बर्फ़, आइस क्यूब, जो कि एक सॉलिड है, उसके बावजूद इसका जो घनत्व होता है, डेंसिटी जो होती है, वो काफ़ी कम होती है पानी की तुलना में। इस वजह से ये पानी के ऊपर तैरता है। बर्फ़ का जो घनत्व होता है वो पानी की तुलना में कम होता है। इसलिए जो बर्फ़ होती है ये पानी के ऊपर तैरती है। वही जब एल्कोहल की बात करें, तो एल्कोहल जो कि लिक्विड है, उसके बावजूद इसका जो घनत्व होता है वो जल से कम होता है। इसका घनत्व जो होता है वो जल से कम होता है। इस वजह से इसमें बर्फ़
डूब जाती है, क्योंकि पानी का घनत्व इससे ज़्यादा होता है। पदार्थ की अगली अवस्था की बात करें तो वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो पदार्थ की फोर्थ स्टेट है, यानी कि चौथी अवस्था है। यह उच्च ताप पर संभव है। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है, यानी कि लगभग सूर्य के ताप पर, लगभग सूर्य जितना टेम्परेचर होगा, तब इस स्टेट का निर्माण होगा। तारों में चमक का जो कारण होता है वो भी प्लाज्मा स्टेट की वजह से होता है। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसमें भी प्लाज्मा पाया जाता है। कौन सी ट्यूब? फ्लोरोसेंट ट्यूब में भी प्लाज्मा पाया जाता है। अगली स्टेट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको सत्येंद्र बोस व आइंस्टीन ने मिलकर दिया था, इसलिए इसका नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट रखा गया। पदार्थ की सिक्स्थ स्टेट है FIC, फर्मेट आयन कंडेंसेट। ठंडे पोटेशियम परमाणुओं के जो बादल बनते हैं उस स्टेट को फर्मेट आयन कंडेंसेट कहते हैं। किसमें? ठंडे पोटेशियम के बादल। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जब ताप में परिवर्तन किया जाता है तो पदार्थ की अवस्थाएं बदल जाती है, तो पदार्थ पर ताप का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि बर्फ है, जब इसको हम गर्म करेंगे तो ये पानी में बदल जाएगा, यानी कि द्रव में बदल जाएगा। इसे और गर्म करेंगे तो ये वाष्प में बदल जाएगा, जो कि गैस है, गैसीय अवस्था है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो पदार्थ अपनी स्टेट बदल लेता है। और जब वापस टेम्परेचर को ठंडा किया जाता है, ये बढ़ाने पर ये अवस्था आती है। जब टेम्परेचर को ठंडा करेंगे तो वाष्प से वापस द्रव में बदल जाएगा, और ठंडा किया जाएगा तो ये द्रव से वापस बर्फ में बदल जाएगा। तो गैस को द्रव में बदलना संघनन कहलाता है, और द्रव को गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वैसे ही द्रव को बर्फ में बदलना हिमांक कहलाता है, और बर्फ को द्रव में बदलना गलन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन ऐसी क्रिया है, ऊर्ध्वपातन ऐसी क्रिया है जिसमें जो पदार्थ है वह द्रव अवस्था में आए बिना सीधा वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्प अवस्था में पहुंच जाता है। इसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन का गुण दर्शाने वाले कुछ पदार्थों के उदाहरण हैं, जैसे कि शुष्क CO2, ड्राई आइस, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से बनी होती है। ये सॉलिड स्टेट से सीधा गैस अवस्था में बदल जाती है, ऊर्ध्वपतन का गुण रखती है। आयोडीन, कपूर, तारपीन का तेल, नौसादर NH4Cl या बेंजोइक अम्ल C6H5COOH, ये सभी ऊर्ध्वपातन गुण दर्शाने वाले पदार्थ हैं। एक और उदाहरण है जो ऊर्ध्वपातन का गुण दर्शाता है, नेफ्थिलीन, C10H8 नेफ्थिलीन। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ये नेफ्थिलीन है, इसकी संरचना है। ये भी ऊर्ध्वपतन का गुण दर्शाती है। पदार्थ की अवस्थाओं पर हमने ताप का प्रभाव देखा कि कैसे ताप बदलने पर पदार्थ अपनी अवस्था बदल देता है। सेम उसी प्रकार से पदार्थ की अवस्थाओं पर दाब का प्रभाव, कि प्रेशर बढ़ाने पर अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रभाव हमें सिर्फ गैसों पर देखने को मिलता है कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं किसी भी गैस के ऊपर तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाती है। LPG गैस व CNG गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इस पे जब ये किससे मिलकर बनी होती है? LPG गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। मुख्य घटक इसका होता है B और P, आइसोब्यूटेन प्लस प्रोपेन। जब इसको कंप्रेस किया जाता है तो ये लिक्विड स्टेट में आ जाती है, जो कि हमारे ईंधन के रूप में काम आती है। और इसमें से जो गंध आती है वो आती है थायोएथेन या फिर एथाइल मर्केप्टेन की। अगला एग्जांपल है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका जो मुख्य घटक है वो है मीथेन, CH4 फॉर्मूला इसका।
हमारा टॉपिक था एटम एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु व अणु। इससे पहले हमने पदार्थ के बारे में जाना, उसकी अवस्थाओं के बारे में जाना। हमारा टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु व अणु। तो पदार्थ की विभाज्यता के बारे में सर्वप्रथम महर्षि कणाद ने बताया। इन्होंने पदार्थ को अत्यंत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में विभाजित किया। अंत में एक सीमा ऐसी आई जब पदार्थ टूटना बंद कर दिया। इस सूक्ष्म अविभाज्य कण को परमाणु कहा। हम जानते हैं कि परमाणु वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है जिसे आगे तोड़ा नहीं जा सकता। जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी 1809 में। परमाणु की जो वास्तविक खोज जो है वो किसने करी है? परमाणु खोज किसने करी? 1809, जॉन डाल्टन। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु किससे मिलकर बना होता है? परमाणु मिलकर बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज करी है, इलेक्ट्रॉन की खोज करी है जे थॉमसन 1897 में। प्रोटीन की खोज करी है गोल्डस्टीन ने। कब की है? 1886 से। और न्यूट्रॉन की खोज करी है जेम्स चैडविक ने। कब की है? 1932 में। अब बात कर ले कि इन पर आवेश क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन जो होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, धन आवेशित होता है। और जो न्यूट्रॉन होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं, यानी कि उदासीन होते हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब जब चार्ज की बात आई तो किस पर कितना आवेश होता है, और आवेश को हम यूनिट कूलाम में मापते हैं। तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इतना आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है। और सेम ही आवेश प्रोटॉन के ऊपर होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, बस पॉजिटिव होता है। और इस पर कोई आवेश नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, यानी कि 0। द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻⁻31 kg, इतना इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन पर द्रव्यमान 1.672 × 10⁻⁻27 kg। और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 1.674 × 10⁻⁻27 kg। AMU यूनिट में देखें तो इसका आवेश 0 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इस पर 1.007 AMU, इसकी एटॉमिक मास यूनिट होती है 1.008 AMU। और पूछें कि इसमें से अस्थायी कण कौन सा है, तो ये नाभिक, ये उसके चारों तरफ के कक्ष, और इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक की चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। तो सर्वाधिक अस्थायी कण जो होता है वो होता है हमारा न्यूट्रॉन। किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो उसके नाभिक में केंद्रित होता है। और इलेक्ट्रॉन पर हम जानते हैं द्रव्यमान 0 होता है। एटॉमिक मास यूनिट जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो होती है 0। और सारा जो द्रव्यमान होता है वो परमाणु के केंद्र में उपस्थित होता है। जो परमाणु द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का 0 AMU होता है। परमाणु में जो द्रव्यमान संख्या होती है उसे हम A से प्रदर्शित करते हैं, जो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के समतुल्य होती है, इक्वल होती है। हम जानते हैं कि परमाणु, हम जानते हैं कि 118 से भी अधिक तत्वों की खोज हो चुकी है। तो प्रत्येक तत्व अपना एक भिन्न परमाणु क्रमांक रखता है, और परमाणु क्रमांक को
Z से प्रदर्शित किया जाता है। और परमाणु क्रमांक जो होता है ये प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित किया जाता है, यानी कि जो Z है परमाणु क्रमांक ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड होता है, प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर होता है। किसी तत्व की रासायनिक क्रियाशीलता उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती है। अब हम जानते हैं कि किसी भी तत्व में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, किसी भी तत्व का एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है और इसी के आधार पर इसकी रासायनिक क्रियाशीलता निर्भर करती है। परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए दूसरे परमाणु से क्रिया करता है और अणु का निर्माण करता है। अब इसमें या तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है या इलेक्ट्रॉन साझा होता है। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ अपने स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्रिया करता है तो ये जो क्रिया होती है इसमें इलेक्ट्रॉन का या तो ट्रांसफ़र होता है, स्थानांतरण होता है, या फिर इलेक्ट्रॉनों को साझा किया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो ये आयनिक बंध बनाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं तो सहसंयोजक बंध बनाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो आयनिक बंध बनाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो यहाँ आयंस कम हो जाएंगे और यहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो यहाँ पर आयंस अधिक हो जाएंगे। यहाँ पर धनावेश में वृद्धि होगी, यहाँ ऋणावेश में वृद्धि होगी, तो एक तरीके से ये आयनिक बंध का काम करेगा। पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित न होकर साझा होते हैं तो उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो यहाँ दो प्रकार के बंधों का निर्माण होता है। हम पहले बंध के बारे में पढ़ेंगे, आयनिक बंध। ये मेटल प्लस नॉन मेटल के मध्य बनता है। जब एक धातु अधातु के साथ क्रिया करता है तब आयनिक बंध का निर्माण होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जैसे कि धातु Mg O के साथ क्रिया करके MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैल्शियम O के साथ क्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम क्लोरीन के साथ क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। सीजियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके सीजियम क्लोराइड बनाता है, एटसेट्रा। इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें हम, जैसे कि Na का इलेक्ट्रॉन विन्यास देखते हैं। हम जानते हैं कि Na यानी कि सोडियम, ये आवर्त सारणी में 11वें क्रमांक का तत्व है। इसका जो परमाणु क्रमांक है Z, परमाणु क्रमांक Z जो है कितना है, 11 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से करेंगे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है ये इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में बढ़ने का तरीका है। परमाणु का केंद्र यानी कि नाभिक, परमाणु का केंद्र यानी कि नाभिक, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो पहला कक्षक होता है इसे हम K कक्षक कहते हैं, दूसरे कक्षक को L, तीसरे कक्षक को M, चौथे कक्षक को N। इस तरीके से आगे कक्षक बढ़ते जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन को बढ़ने का तरीका होता है 2n²। जो n है वो कक्षकों की संख्या है। तो पहले कक्षक में तो n बराबर 1, तो पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉन होंगे 2, n बराबर 2। दूसरे कक्षक यानी कि L कक्षक में इलेक्ट्रॉन होंगे 8। तीसरे कक्षक M में n बराबर 3, तो इलेक्ट्रॉन होंगे 16। चौथे कक्षक N में n बराबर 4 है, तो इलेक्ट्रॉन होंगे 32। तो 2, 8, 16, 32 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। तो जब हमारे सोडियम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम दर्शाएंगे तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद अगले कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन, और उसके अगले कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन। इसका विन्यास अगर उप कक्षक के हिसाब से लिखा जाएगा तो वो कुछ इस प्रकार होगा: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। और जो क्लोरीन है इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। तो इसमें पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 10 हो गए, अगले में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो N और Cl, Na और Cl 2, 8, 1, 2, 8, 7। इसे अपना बाह्यतम कोश कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इसे अपना बाह्यतम कोश कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब इसे 7 इलेक्ट्रॉन
तो प्राप्त होंगे नहीं, तो इसे अपने एक इलेक्ट्रॉन का दान करना होगा। जब ये दान कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन का, तो इसके धनावेश में वृद्धि हो जाएगी। धनावेश में वृद्धि हो जाएगी तो Na के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, और जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, तो इसके ऋण आवेश में वृद्धि हो जाएगी, इसके ऊपर आवेश लग जाएगा Cl-। अगर यहाँ +1 है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। +2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। +3 है यानी 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। इसी प्रकार -1 है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। -3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। इस तरीके से इनके ऊपर आवेश लिखा जाता है। Na+ की इस प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब होगा वो होगा 280, और Cl- का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 288। और इस तरीके से ये दोनों आयनिक बंध बनाकर NaCl यौगिक का निर्माण कर देंगे। हमारा अगला जो बंध है वो है सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। इसमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित न होकर साझा होते हैं। जैसे नॉन मेटल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड H2 गैस बनती है। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तो O2 गैस बनती है। N2 Cl2 H2O HCl, हीरा ग्रेफाइट। हीरा व ग्रेफाइट एक ही प्रकार के अधातु से मिलकर बना पदार्थ है। इसमें सभी बंध सहसंयोजक बंध, इसमें भी सभी बंध सहसंयोजक बंध होते हैं। N+N मिलकर N2 बनाते हैं। N जो कि होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2p 1s2 2s2 2p3 N और N। बाह्यतम जो कोश है, दूसरा कोश, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, पाँच इलेक्ट्रॉन है। अब बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर कोई भी तत्व परमाणु अपना स्थायित्व प्राप्त करता है, परमाणु अपना स्थायित्व प्राप्त करता है। तो इसे स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब ये साझा करेगा और साथ में इसको साझा अपने ही प्रकार के परमाणु से करना है, तो एक ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। और जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कहलाएगा सह संयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड। और इस प्रकार इसने अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। यहाँ पे एक समझने वाली बात यह भी है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ या तो सहसंयोजक बंध बनाएगा या आयनिक बंध बनाएगा, पर वो अपने स्थायित्व के लिए बंध जरूर बनाएगा। कोई भी परमाणु स्वतंत्र स्थायित्व नहीं रखता है। आवर्त सारणी का कोई भी परमाणु स्वतंत्र स्थायित्व नहीं रखता है, पर कुछ अपवाद हैं जो कि अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, जो कि हैं नोबल गैसेस। अपवाद कौन है? अपवाद नोबल गैसेस, जिसको हम इनर्ट गैस भी कह सकते हैं, या फिर स्वतंत्र अस्तित्व रखने की वजह से इन्हें स्टेबल गैस भी कह सकते हैं। कौन सी होती है वो? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेनॉन परमाणुक रूप में मिलती हैं। एकल परमाणुक में अपना है अस्तित्व रखती हैं सभी गैसें। इसका परमाणु क्रमांक है 2, इसका है 10, इसका है 18, इसका 36, 54, 86। ये जो गैस जीनोन है इसे अजनबी गैस भी कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस, क्योंकि ये अपने से ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व के साथ क्रिया कर लेती हैं, जैसे कि Xe के साथ क्रिया करके, F2 के साथ क्रिया करके, F4 के साथ क्रिया करती हैं, परमाणु के बारे में हमने जानकारी रखी। अब हम पढ़ते हैं अणु के बारे में। तो अणु जो होते हैं वो परमाणु के परस्पर मिलने से बनते हैं। जब परमाणु परमाणु से मिलता है तो वो
अणु का निर्माण करता है। जैसे कि O से मिलकर O2 बनाता है, N से मिलकर N2 बनाता है। तो यहाँ पर जो O2 व N2 जो है ये अणु है और ये परमाणु है। रासायनिक संयोजन के कुछ नियम होते हैं। तो पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो कि दिया है एंटोनी लेवोशिए ने, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का सीधा सा अर्थ है जो अभिकारक हैं उससे कुछ उत्पाद बनेंगे एक रासायनिक अभिक्रिया में, तो जो अभिकारक हैं और उत्पाद हैं दोनों में द्रव्यमान समान रहता है, द्रव्यमान की क्षति नहीं होती है या द्रव्यमान बढ़ता भी नहीं है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं C+O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन की जब रिएक्शन कराई तो बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन की एटॉमिक मास यूनिट है 12, ऑक्सीजन की 16, 2 परमाणु हैं तो 32, यहाँ 12 + 32 44, यहाँ भी 44 44। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि द्रव्यमान बिल्कुल नहीं बदला है। अगला नियम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है वो सदैव स्थिर होता है। जैसे कि देख रहे होंगे CO2 है, C12 O2 32, इनका जो अनुपात है ये निकल के आता है 3:8। CO 12:16, इसका आता है 3:4। H2O इसका आता है 1:8। तो हम पृथ्वी के ऊपर किसी भी समुद्र मतलब किसी भी महासागर या किसी भी कंट्री किसी भी प्लेस पे किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन पे जाएं तो हमें जो H2O का जो रेशो मिलेगा वो 1:8 मिलेगा, CO का रेशो भी 3:4 और CO2 का रेशो 3:8। और इसी प्रकार सभी में ये नियम लागू होता है स्थिर अनुपात का, कि द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो सदैव स्थिर होगा। परमाणु अणु के बाद अब हम कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार की सारणी का अध्ययन करेंगे। ये थे कुछ तत्व, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। 20 के बाद यहाँ मैंने कुछ महत्वपूर्ण तत्व लिखे हैं, जैसे फेरस जो कि 26 पे आता है और उसका परमाणु भार 56 है, कोबाल्ट 27 58.8 परमाणु भार, निकल 28 58.5, ब्रोमीन 35 परमाणु भार 80, आयोडीन 53 127 भार, Ag भार 108 परमाणु क्रमांक 47, बेरिलियम 56 परमाणु भार 137, बेरियम सॉरी अब हम आगे सीखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। सबसे पहले हम जानेंगे कि तत्व को प्रदर्शित किस प्रकार किया जाता है। तो ये होता है एक तत्व, ऊपर की तरफ जो लिखा जाता है वो उसका द्रव्यमान संख्या होती है, जो नीचे की तरफ लिखा जाता है वो उसका परमाणु क्रमांक Z होता है। स्टेप 2, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है परमाणु क्रमांक Z के और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या के। जब तत्व उदासीन हो तब ये अवस्था तब की कंडीशन है ये। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको कि सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक है 11, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो देखा हमने कि इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, तो Z = इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो Z कितना है 11, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 11। प्रोटॉन की संख्या निकालना। प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। हमने यहाँ देखा था इलेक्ट्रॉन की संख्या भी परमाणु क्रमांक के बराबर होती है और ये दोनों बराबर है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रोटॉन की संख्या भी परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या आपस में बराबर होती है, पर ये तब की कंडीशन है जब तत्व उदासीन हो। अगर तत्व के ऊपर कोई भी चार्ज है, प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। स्टेप 4, न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का ये फॉर्मूला है कि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर दो तो हमें क्या मिल जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। एग्जाम्पल, सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर, प्रोटॉन की भी परमाणु क्रमांक के बराबर, और न्यूट्रॉन की द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक घटा दो, परमाणु का क्रमांक घटा दो तो हमको उसकी संख्या मिल जाती है 11 11 और ये 12। अब हम सीखेंगे आवेशित तत्वों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना। यहाँ देखने होगा कि नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, एंड सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, एम मैग्नीशियम के ऊपर +2 है, सल्फर के ऊपर -2 है और कैल्शियम के ऊपर +2 है। हम यहाँ प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार अलग से लिख देते हैं।
नाइट्रोजन ये 14, ऑक्सीजन Na, मैग्नीशियम सल्फर कैल्शियम अब यहाँ पर -3 चार्ज है, इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए। ऐसे तो परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों सेम होती है, पर यहाँ +3 क्योंकि इसने 3 और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। तो 7 + 3 यानी कि 10। इस पर माइनस चार्ज है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। ऐसे तो परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है जैसे कि यहाँ है, पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा ऐड कर लिए, तो इस वजह से ये 8 + 2 10। सेम इसी तरीके से यहाँ पर प्लस चार्ज इसने, तो इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो इसके परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर तो नहीं होंगे, उससे 1 कम होंगे। सेम यहाँ पर ये +2 है, तो 12 - 2 बराबर ये भी 10 हो जाएगा। 16 - 2 ये 14 हो जाएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम में 20 - 2 18 हो जाएंगे। सुनिए यहाँ पे S - 2 है, तो ये प्लस हो जाएंगे यहाँ पे। प्रोटॉन की संख्या, अब हम जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो भी परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, तो प्रोटॉन में तो कोई चेंज नहीं होगा, 7 ही आएंगे, यहाँ 8 ही आएंगे, यहाँ 11 ही आएंगे, यहाँ पे 12 ही आएंगे, 16 20, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है कि परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देते हैं। परमाणु द्रव्यमान 14 है, 14 में से 7 गए तो 7 बचे, 16 में से 8 गए तो 8 बचे, 23 में से 11 गए तो 12 बचे, 24 में से 12 गए तो 12 बचे, 32 में से 16 गए तो 16 बचे, 40 में से 20 गए तो 20 बचे। हमारा अगला टॉपिक है सम इलेक्ट्रॉनिक। ऐसे अणु जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है उन्हें हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं, जैसे कि Na+ और O-2। हम देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। हम पूर्व में सीख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं। किसी परमाणु में जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर तो ये आवेशित है Na+, Na का हम जानते हैं कि 11 होता है, पर ये प्लस यानी कि आवेशित है, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ये त्याग चुका है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10। O परमाणु क्रमांक 8 और इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं 2, इसलिए इसकी भी संख्या 10। तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, इसलिए ये सम इलेक्ट्रॉनिक है। एक और एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। S - 2 Ca+2। S - 2 सल्फर, सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16 और 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 18। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20 और ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग चुका है, इसलिए 20 - 2 18। यहाँ मैंने एक सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी बनाई है, इन सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। इनके ऊपर चार्ज जो है वो डिफरेंट है, पर इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो सेम है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, गुणधर्म होता है कि अगर सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो उसके आकार घटते हैं। मतलब सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उसका आकार घटने लगता है। सबसे बड़ा आकार नाइट्रोजन का, जिसके ऊपर -3 चार्ज है, और सबसे छोटा आकार एल्यूमिनियम का। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है आइसोबार, समभारिक। इसमें परमाणु भार यहाँ द्रव्यमान संख्या समान होती है। जिन 2 परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार बराबर है वह समभारिक होते हैं। शब्द से ही स्पष्ट होता है समभारिक, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन, इन दोनों का जो भार है वो समान है, इस वजह से ये समभारिक है। एक और एग्जांपल,
ये संभारिक है, ये संभारिक है। सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन, इसका अर्थ है कि ऐसे दो परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे 1H3 और 2He4, तो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, n इज इक्वल टू 3 - 1 2, 4 - 2 2. So the value of neutrons in hydrogen and helium are same, so they are isotone. अगला है आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान और परमाणु की संख्या भी समान होती है, वो होते हैं आइसोस्टर्स। एग्जाम्पल है परमाणु देख लें तो एक कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन 3, 2 नाइट्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन 3, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, 2 ऑक्सीजन के अणु, इसलिए नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 22। इलेक्ट्रॉन और परमाणु संख्या दोनों ही यौगिकों में समान है। अगला है आइसोडाइफर्स। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अंतर होता है वो समान होता है किन्हीं भी दो तत्वों का, तो वो आइसोडाइफर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल थोरियम, परमाणु क्रमांक 90, परमाणु भार 234। और अगला जो है वो है यूरेनियम 238 92। अब इसमें हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या किस प्रकार से निकालेंगे हम, जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक 234 माइनस 90 144 144। अब जो कॉन्सेप्ट है वो n माइनस पी का है, तो n माइनस पी इक्वल टू 144 माइनस p 90। So difference between neutron and proton is 54. Electrons in uranium 92, proton 92 as well. Neutrons, difference of atomic mass and atomic number 238 minus 92. (146). n minus p 146 minus 92 also 54. So the value of n minus p is same in thorium and uranium. So thorium and uranium are isodiphers. थोरियम और यूरेनियम आइसोडाइफर्स है। अगला है समस्थानिक आइसोटोप। इसमें परमाणु क्रमांक तो समान होता है परंतु परमाणु भार जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। जैसे 1H1 1H2 1H3, परमाणु क्रमांक समान है, हाइड्रोजन तत्व ही है पर हाइड्रोजन तत्व का भार भिन्न भिन्न है, तो ये आइसोटोप है, समस्थानिक है। इसका नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसमें है 1, प्रोटॉन भी 1, न्यूट्रॉन 0। इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 2 - 1 1। इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 3 - 1 2। सामान्य जल के निर्माण में प्रोटियम होता है, भारी जल जो होता है उसमें ड्यूटेरियम होता है, और जो रेडियो एक्टिव होता है वो ट्राइटियम होता है। ये बीटा कणों का क्षय करता है। यहाँ कार्बन के समस्थानिक हैं
612, C613, C614। C614 जो है वो जीवाश्मों की आयु पता लगाने में प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कार्बन डेटिंग विधि भी कहते हैं। क्लोरीन के समस्थानिक होते हैं Cl1735, Cl1737। 75% जो पृथ्वी में प्राप्त होता है वो Cl1735 होता है, और 25% जो होता है वो होता है Cl1737।